नमस्कार, आप सभी का स्वागत डी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं संसद समाचार। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को किसी के दबाव में रोकने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आज लोकसभा में कहा कि इस ऑपरेशन के सभी लक्ष्य इस समय में हासिल कर लिए गए थे और इसे किसी के दबाव में नहीं रोका गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सदन में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया ने देखा और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने कहा, हमने किसी के दबाव में आकर इसे नहीं रोका, बल्कि हमने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेरा है। हमारा मकसद युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि हमें आतंकवादियों के ढांचों को नेस्तनाबूद करना था, जिसे 22 मिनट में हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ के स्तर पर संपर्क कर आग्रह किया गया था कि अब कार्रवाई रोक दी जाए। यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि यह अभियान सिर्फ रोका जा रहा है और अगर भविष्य में कोई दुस्साहस हुआ तो अभियान फिर प्रारंभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। यह सवाल राष्ट्रीय भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब लक्ष्य बड़े हों तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दे पर सवाल नहीं किए जाते। इससे देश की सुरक्षा, सैनिकों के सम्मान और उत्साह से ध्यान हट सकता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष को यह सवाल पूछना चाहिए था कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के कितने विमानों को गिराया और कितने ठिकानों को ध्वस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि परीक्षा में पेन और पेंसिल के टूटने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि परीक्षाफल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है तो मैं विपक्ष को मदद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जनता ने जब हमें विपक्ष की भूमिका दी थी तो हमने उसे निभाया था। उन्होंने कहा कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, जब दुखद परिणाम आया तो हमने ये प्रश्न पूछा था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा कि हमारे सैनिक कैसे बड़ी संख्या में मारे गए। मशीनों और तोपों की चिंता ना करके हमने देश की सीमा और सैनिकों की चिंता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेमिसाल उदाहरण है और इसमें पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हर पहलू पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया था और यह विकल्प चुना गया था कि केवल आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ही ध्वस्त करना है और पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का निर्णायक प्रकटीकरण था। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में 2014 के बाद उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। भारत आतंकवाद के हर रूप को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार और सेना सब मिलकर देश की एकता, अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और निर्णायक कार्रवाई की पूरी छूट दी। इसके बाद हमारी सेना ने आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर मार गिराया। सेना ने हमारे देश की माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। यह सिंदूर अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि शौर्य की गाथा बन चुका है। मैं बेहद सावधानी से कह रहा हूं कि इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी और उनके हैंडलर मारे गए हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है, लेकिन हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी संख्या गलत ना बताई जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने केवल जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह संतुलित और आत्मरक्षा के तहत की गई। पाकिस्तान की ओर से 7 मई से लेकर 10 मई की रात तक मिसाइल और लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। उनके निशाने पर हमारे सैन्य अड्डे थे, लेकिन हमारी रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान एक भी लक्ष्य को हिट करने में सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान की आक्रामकता के जवाब में भारत की कार्रवाई न सिर्फ साहसिक बल्कि निर्णायक भी थी। हमारे सैनिकों ने इस मिशन को पूरी सफलता के साथ अंजाम दिया और राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि शेर अगर मेंढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। भारत के सैनिक शेर हैं। पाकिस्तान जैसा जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उससे मुकाबले का मतलब है अपना स्तर कम करना। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध
उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है। उन्होंने भगवान राम और कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है, शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी विदेश और रक्षा नीति में प्रयोग कर रहे हैं। आज भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई देश धोखा दे तो वह इसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक था, जिसमें हमने दिखाया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइलें भौतिक सीमाओं को पार करेंगी। वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। हम आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और साहस की सराहना करते हुए कहा कि 6 और 7 मई की रात हमारी सेना ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीयता की चरम सीमा बताते हुए कहा कि हमलावरों ने लोगों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और उन्हें निशाना बनाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश और विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी करने पर विपक्षी सदस्यों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह अपने दल के नेताओं को समझाएं कि जनता ने उन्हें पर्चियां फेंकने और तख्तियां लाने के लिए सदन में नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि आखिर प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से क्यों बाधित किया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर लोकसभा में सोमवार को भी नारेबाजी जारी रखी। सदन समवेत होते ही अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य SIR वापस लो के नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्ष की ओर से नारेबाजी बढ़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आप लोग आए थे और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, आखिर अब सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा, नेता प्रतिपक्ष आप अपने नेताओं को समझाएं कि इन्हें सदन में पर्चियां फेंकने और तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की गरिमा को गिराते हैं। आप सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। देश जानना चाहता है कि क्या आप नियोजित तरीके से प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह तरीका उचित नहीं है। सदन सबका है। यह देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की सर्वोच्च संस्था है। हंगामे के दौरान ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पर्यटन के क्षेत्र का तेजी के साथ विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल शुरू की है, जिसका अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस पहल को इसके परिणाम है कि अधिकतर बड़े होटल से पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों को हटा दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुंभ के दौरान भी स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग का प्रभाव देखने को मिला। कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन वहां कोई प्लास्टिक का कचरा नहीं देखने को मिला। उन्होंने सरकार के साथ साथ सभी के प्रयासों से परिणाम आया है, इस बात का भी जिक्र किया। लोकसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह करने के बाद भी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोबारा 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी फिर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे और SIR वापस लेने की मांग करने लगे। अध्यक्ष के आग्रह के बाद भी सदस्यों की नारेबाजी नहीं रुकी। उसके बाद सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि यह सदन है और उनका यह तरीका ठीक नहीं है। वे सदन के बीचों बीच आकर किसी भी विषय पर चर्चा की मांग करने लगेंगे तो चर्चा नहीं होने लगेगी। सदन की कार्यवाही नियम प्रक्रिया से चलती है।
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की सहमति बनती है उस पर चर्चा होती है। ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी सदस्य ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। अब जब इस पर चर्चा शुरू होनी है तो वे हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से पूछा, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते? अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी बात का कोई असर न देखकर कार्यवाही अपराह्न 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बार स्थगन के बाद 1 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से हंगामा नहीं कर अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह किया। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जब सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सहमति हो गई थी तो फिर हंगामा करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना था कि सदन में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जो वार्ता हुई उसमें बिहार का मुद्दा शामिल नहीं था, इसलिए सदस्यों को इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। ओम बिरला ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि जब सहमति बन गई थी तो फिर सदस्य हंगामा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सुबह 11 बजे प्रश्नकाल नहीं चला और फिर 12 बजे शून्यकाल भी बाधित रहा। हालांकि अभी लोकसभा में कार्रवाई जारी है। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की भी। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में पिछले सप्ताह से जारी गतिरोध सोमवार को बरकरार रहा और बैठक को 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कर 2 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे की वजह उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। गत सप्ताह 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन में कोई कामकाज सामान्य ढंग से नहीं हो पाया। इससे पहले अपराह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर तमिलनाडु से अनद्रमुक के 2 सदस्यों N धनपाल तथा IS इनबादुरे को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। धनपाल और इनबादुरे ने तमिल में शपथ ली। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए 26 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि ये नोटिस SIR, बंगाली प्रवासी कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में कथित दुर्व्यवहार, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का विलय कर सूचना का अधिकार अधिनियम का कथित उल्लंघन और छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी के मुद्दों को लेकर हैं। हरिवंश ने कहा कि सभी नोटिस पूर्व में आसन द्वारा दी गई व्यवस्था के आलोक में समुचित नहीं पाए गए, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अपने नोटिस खारिज किए जाने पर विरोध जताते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आ गए। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और अपने स्थानों पर लौट जाने के लिए कहा। उन्होंने शून्यकाल के तहत नाम निर्देशित सदस्य सुधा मूर्ति से अपना मुद्दा उठाने को कहा। सुधा मूर्ति ने आंगनबाड़ी से संबंधित मुद्दा उठाने का प्रयास किया। इस बीच हंगामा तेज हो गया। हरिवंश से सदस्यों उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी का मुद्दा महत्वपूर्ण है और सदस्यों को हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने शोर कर रहे सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 11:10 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे बैठक के पुनः शुरू होने पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने SIR, बंगला प्रवासी कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में कथित भेदभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा किए जाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। घनश्याम तिवारी ने सदस्यों से कहा कि यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल चलने दें और सदस्य प्रश्नकाल अपने जो प्रश्न हैं वो पूछें। उन्होंने कांग्रेस के मुकुल वासनिक से प्रश्न पूछने को कहा, जिनका प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू जवाब देने के लिए जब खड़े हुए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया। घनश्याम तिवारी ने वासनिक से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। मुकुल वासनिक ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है। पीठासीन अध्यक्ष ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने 12:03 पर ही बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नज़ारा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता ने समुद्र द्वारा मालवाहन विधेयक 2025 पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल का नाम पुकारा। इस विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले सप्ताह चर्चा एवं पारित करने के लिए उच्च सदन में रखा था। पटेल चर्चा में भाग लेने के लिए अपनी बात शुरू कर पाते। इसी बीच विपक्ष के कई सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण कलिता ने शुरू होने के 2 मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई और तब से ही सदस्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उनके हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही पिछले सप्ताह लगातार बाधित रही और सदन में एक बार भी शून्यकाल, प्रश्नकाल और अन्य विधायी कामकाज सामान्य ढंग से नहीं हो पाए। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को बताया कि देश में वर्तमान में बिजली की कोई कमी नहीं है और अप्रैल और जून 2025 के दौरान गुजरात राज्य में ऊर्जा की मांग के अनुरूप पूरी आपूर्ति की गई है। श्रीपद नाइक ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वर्तमान में 484.819 गीगावाट है। वर्ष 2014 के बाद से अब तक 260.784 गीगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जिससे भारत बिजली की कमी से बिजली समृद्ध राष्ट्र में बदल गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की गर्मियों यानी अप्रैल से जून 2025 के दौरान देश भर में बिजली आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार विवरण तैयार किया गया है, जिसमें पता चला है कि कुछ राज्यों में मामूली अंतर रहा है, लेकिन गुजरात में इस अवधि में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं रहा। मंत्री ने हालांकि स्वीकार किया कि 12 मार्च 2025 को दक्षिण गुजरात क्षेत्र में ग्रिड गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में इस वर्ष अब तक विमानों में तकनीकी गड़बड़ी के 183 मामले सामने आए हैं, जबकि 2024 में ऐसे मामलों में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई थी। ये जानकारी सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को दी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में जून 2025 तक विमानों में गंभीर खराबी के 2094 मामलों की जांच की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 260 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच और निरीक्षण की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है, ताकि प्रणालीगत खामियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त किया जा सके। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निर्धारित उड़ानों में तकनीकी खराबी के मामलों में पिछले वर्षों के मुकाबले गिरावट देखी गई है। इस साल जुलाई तक ऐसे मामलों की संख्या 183 है। वर्ष 2024 में विमानों में तकनीकी खराबी के मामलों की संख्या 421, वर्ष 2023 में 448, वर्ष 2022 में 528 और वर्ष 2021 में 514 थी। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक अन्य लिखित उत्तर में बताया कि 2024 में तकनीकी खराबी के मामलों की संख्या 2023 की तुलना में 5.9% कम रही। उन्होंने बताया कि DGCA के पास दर्ज यात्रियों की शिकायतों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल यानी 2025 में 23 जुलाई तक 3,925 शिकायतें मिली हैं। उनके अनुसार वर्ष 2024 में 4,016 शिकायतें, वर्ष 2023 में 5,513 शिकायतें, वर्ष 2022 में 3,782 शिकायतें और वर्ष 2021 में 4,131 शिकायतें मिली थीं। उनके अनुसार ये शिकायतें मुख्य रूप से उड़ानों में देरी, उड़ान रद्द होने, सामान संबंधी समस्याएं तथा इन फ्लाइट सेवाओं को लेकर होती हैं। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में के राममोहन नायडू ने यह भी बताया कि ओडिशा के पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। के राममोहन नायडू ने बताया कि परियोजना को रक्षा मंत्रालय की NOC और संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद सितंबर 2023 में स्थल को मंजूरी दी गई थी। इसके पश्चात मंत्रालय ने 6 मई 2025 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। ओडिशा सरकार इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परियोजना के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। राज्य सरकार का कहना है कि हवाई अड्डे के प्रथम चरण में इसकी अनुमानित यात्री क्षमता 46 लाख वार्षिक होगी। मंत्री के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए परियोजना को जून 2025 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से मंजूरी मिल गई है। साथ ही नायडू ने बताया कि पुरी हवाई अड्डा परियोजना से ओडिशा की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलने की संभावना है। नागर विमानन मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उड्डयन क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले स्कूली छात्रों के लिए शुरू किए गए एविएशन करियर गाइडेंस कार्यक्रम के तहत अब तक 5 स्कूलों के करीब 550 छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया है। के राममोहन नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूली छात्रों के लिए पायलट जैसे उड्डयन करियर कोचिंग सुविधाएं विकसित करने की घोषणा के अनुरूप 9 अप्रैल 2025 को एविएशन करियर गाइडेंस कार्यक्रम शुरू किया गया था। नायडू ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों में कमर्शियल
पायलट लाइसेंस यानी CPL सहित उड्डयन क्षेत्र के विभिन्न पेशेवर विकल्पों को लेकर जागरूकता पैदा करना है। मंत्रालय इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सहित संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के तहत आने वाली इंदिरा राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की अगर बात की जाए यानी IGRUA और राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय यानी RGNU के माध्यम से भी उड्डयन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके अनुसार इन संस्थानों में सरकारी आरक्षण नीति और शुल्क रियायतें लागू होती हैं। RGNU में महिलाओं को 10% ट्यूशन फीस में छूट दी जाती है, जबकि IGRU में CPL और AME पाठ्यक्रमों में आरक्षण और छूट मिलती है। मंत्री ने बताया कि देश में पायलटों में 15% महिलाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उड्डयन क्षेत्र में नौकरियां की संभावनाएं, हवाई यात्री यातायात में वृद्धि, एयरलाइन बेड़े के विस्तार, हवाई अड्डों के विकास और रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरऑल जैसे अगर सहायक बुनियादी ढांचों के विस्तार से जुड़ी हुई हैं। नायडू ने बताया कि एविएशन करियर गाइडेंस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए उड्डयन पेशेवरों द्वारा परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें उद्योग की समझ, करियर विकल्पों, आवश्यक योग्यताओं और स्वयं मूल्यांकन के जरिए उपयुक्त करियर चुनने में मदद दी जाती है। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव फिलहाल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन को बताया कि देश भर में अब तक 1.50 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप से प्राकृतिक गैस यानी PNG के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये भी बताया कि ये काम शहर गैस वितरण यानी CGD नेटवर्क के तहत किया गया है, जो चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग संपूर्ण भूभाग को कवर कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 31 मई 2025 तक 1.50 करोड़ से अधिक PNG घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि 2034 तक 12.63 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में PNG कनेक्शन की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार प्राथमिक ऊर्जा नेटवर्क में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड विस्तार, CGD नेटवर्क का विस्तार, LNG टर्मिनल की स्थापना और STAT यानी सतत विकल्प परिवहन समाधान जैसी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि सरकारी आवास परिसरों और रक्षा प्रतिष्ठानों तक भी PNG कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। 31 मई 2025 तक 3.28 लाख से अधिक सरकारी आवासों और 58,000 से अधिक रक्षा इकाइयों को PNG सेवा प्रदान की जा चुकी है। तो फिलहाल के लिए संसद समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।